इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 11 आधुनिकीकरण के रास्ते भाग 6। अभी तक हमने जापान के बारे में पढ़ा, ऐसे चाइना के बारे में भी पढ़ा है लेकिन उतना डिटेल्स बाय डिटेल्स नहीं पढ़ा। लेकिन अब हम चाइना में थोड़ा सा डिटेल्स देख करें, थोड़ा सा बहुत सारा वृत्तांत को देख कर यहाँ पर हम बहुत बढ़िया से समझेंगे कि वहाँ का आधुनिकीकरण कैसे हुआ। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए शुरुआत करते हैं। तो चीन का आधुनिकी इतिहास संप्रभुता की पुनर्प्राप्ति, विदेशी कब्जे के अपमान का अंत, समानता तथा विकास को संभव करने के सवालों के चारों ओर घूमता है। तो जो भी वहाँ के इतिहास रहे हैं वो चाहते थे कि हम जो विदेशी आकर उनको अपना राज्य फिर से प्राप्त करना है, विदेशी लोग जो अपमान करते हैं उसका अंत करो, समानता का अधिकार हो, विकास करने के लिए कुछ सवाल वहां पर ऐसे ही उठाए गए थे। तो चीनी बहसों में 3 समूहों के नजरिए झलकते हैं। तो 3 समूह था जिसका नजरिया झलकता है चीनी बहसों में, ठीक है। एक, कांग योवेल जिनका जीवन काल 1858 से लेकर 1927 था, ठीक है। तो दूसरे थे लियांग किचाओ जिनका जीवन काल 1873 से लेकर 1929। तो इनके जैसे आरंभिक सुधारकों ने पश्चिम की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रारंभिक चाहे पारंपरिक विचारों के नए और अलग तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की। हर चीज को नया करने के नए तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश इन लोगों ने किया। यहाँ पर बात सही है कि कोशिश करना चाहिए और ये लोग कोशिश किए भी। अब 3 विचार झलकने का, 3 विचार नजरियों को यहाँ पर देखने की बात हो रही थी। तो हमने ऊपर देखा कि 2 लोग थे जिनका विचार अलग था। वो सुधारकों की, शुरुआती सुधारकों के श्रेणी में थे। वो चाहते थे कि हमारा समाज सुधरे, हमारे पारंपरिक विचारों की वजह से एक नया अलग तरीके का इस्तेमाल करने का कोशिश उन लोगों ने किया। कुछ नया करके हम अपने समाज को, अपने देश को ठीक करेंगे। दूसरे थे गणराज्य के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, गणतंत्र के। तो गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम था सन्यात सेन। तो उनके जैसा गणतांत्रिक क्रांतिकारी जापान और पश्चिम के विचारों से प्रभावित थे, जापान के विचारों से और पश्चिमी विचारों से प्रभावित थे। तो एक ये 2। तीसरे थे चीन के कम्युनिस्ट पार्टी, युगों की असमानताओं को, जो युगों तक असमानताएं थी, छुआछूत, अमीर गरीब, तो ये सब जो था असमानताएं, उसको खत्म करना और विदेशियों को खदेड़ देना चाहती थी कि भैया अब सब लोग चाहते थे कि असमानताओं खत्म करो और जो भी विदेशी यहाँ पर है उन सबको मार पीट कर खदेड़ दो यहाँ से। आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के साथ, देखो यहाँ पर ठीक तरीके से बताता हूँ, इसको ऐसे ठीक से ही बताता हूँ कि आधुनिक चीन जिसमें सब फैक्ट्री वगैरह लग चुका था, वो अपने आप को बनाने के लिए राजी था। अब है कि अब बना लेंगे अपने आप को। तो आधुनिक चीन की शुरुआत 16वीं और 17वीं सदी में, तो आज से करीबन 300 वर्ष पहले से ही शुरू हो गया था। तो 16वीं और 17वीं सदी में पश्चिम के साथ उसका पहला सामना होने के समय से मानी जाती थी कि भैया उस समय से वह अपने आप को सुधार रहा था, उसके मतलब उसी समय से अपने आप को आधुनिक करने में लगा हुआ था। इसीलिए चाइना वाला सबसे पहले पेपर बनाने का काम किया है। पेपर बनाओ कि लोग लिख सकें, जिसको हम लोग टिकाऊ बना सके। जबकि जेसुइट मिशनरियों ने खगोल विद्या और गणित जैसे पश्चिमी विज्ञानों को वहां पहुंचाए। खगोल शास्त्र और गणित विद्या को वहां तक उन लोगों ने ले गया, कहा चाइना में ले गए कि वहां पर कुछ नए तरीके से उसको सीखा जा सके। इसका तात्कालिक असर जो था वो सीमित था, पर इसने उन चीजों की शुरुआत कर दी जिन्होंने 19वीं सदी में जाकर तेज गति पकड़ी थी। तो जो 19वीं सदी में तेज गति से सामने आया उसकी शुरुआत ये लोग पहले ही कर दिए थे। आपको पता है चाइनीज जनरेटर कितना सस्ता मिलता है? बहुत सस्ता मिलता है। इंडियन जनरेटर से तो सस्ता ही मिलता है चाइनीज जनरेटर, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है, चले तो शाम तक नहीं तो चांद तक।
तो जब ब्रिटेन ने अफीम के फायदेमंद व्यापार को बढ़ाने के लिए सैन्य बलों का इस्तेमाल किया, कौन? ब्रिटेन। अफीम एक नशीला पदार्थ होता है जिसका व्यापार करने के लिए ये लोग सेनाओं का, सैन्य बलों का इस्तेमाल किया। आगे देखेंगे इसके चलते अफीम युद्ध की शुरुआत हो गई। पहला अफीम युद्ध 1839 से लेकर 1942 तक चला था, करीबन 103 साल। 103 साल तक युद्ध चलता रह गया। मतलब इस कंपनी ने उस कंपनी को उड़ा दिया, उस राज्य ने उस राज्य को उड़ा दिया। तो इसने सत्ताधारी क्युआंग राजवंश को कमजोर किया और सुधार तथा बदलाव की मांग को मजबूती दी कि हम सुधार लाएंगे, बदलाव लाएंगे। जो मांग उठता था उस मांग को भी मजबूती दिया कि भैया चल, तुम खड़े हो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये तस्वीर आप सामने देख सकते हो, ये अफीम युद्ध की तस्वीर ही यहाँ पर है कि पानी में, समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर किस तरह नाव को उड़ा दिए जाते थे, तोप से, बम से, चाहे जो भी साधन हो उस समय उड़ाने का। अफीम का व्यापार देखो यहाँ पर कुछ उसके बारे में लिखा भी है। चीनी उत्पादों जैसे चाय, रेशम और चीनी मिट्टी, चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों की मांगों ने व्यापार के असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी। क्योंकि चीन से लोग चाय खरीद सकते थे, रेशम खरीद सकते थे, चीनी मिट्टी के बर्तन मिल जाते थे, वही जिसको पहले के जमाने के लोग शीशा वाला बोलते थे। लेकिन पहले के लोग को भी पता था कि ये चीनी मिट्टी का है। कैसे? मिट्टी का बना दिया जाता था, ऊपर से एक मतलब एक तरीके से हार्ड प्लास्टिक होता है ना, पेंट जैसा, तो उसमें उसको डुबा कर निकाल दिया जाएगा तो वो मतलब एकदम पक्का जैसा, टाइल्स जैसा हो जाता था। इसलिए उसको चीनी मिट्टी के बर्तन बोले जाते थे। तो इतना ज्यादा व्यापार होने लगा कि व्यापार की सल्तनत ही, जो उसकी संतुलन थी व्यापार की, असंतुलन की भारी समस्या खड़ी कर दी वहां पर। मतलब जो लिमिट में होता था वो अनलिमिटेड होने लगा था। पश्चिमी उत्पादों को चीन में, पश्चिम में जो भी उत्पाद होता था चीन में बाजार नहीं मिला, जिसकी वजह से भुगतान चांदी में करना पड़ता था। देखिए ये लोग विकल्प क्या ढूंढते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक विकल्प ढूंढा, अफीम, क्योंकि चाइना वाले लोगों को अफीम चाहिए और ईस्ट इंडिया कंपनी को बाकी सब सामान चाहिए, चाय, रेशम, मिट्टी। तो यह हिंदुस्तान के कई हिस्सों में बहुत आराम से उगती थी। क्या? अफीम। हिंदुस्तानी खूब उगाते थे। चीन में अफीम बेचने के जरिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि चीन में अफीम बेचने के जरिए वे चांदी जमा कर, चांदी कमा कर, कैंटेन क्या होता है उनका, जो पूरा सा इसमें वो लोग माल पैक कर देते थे, तो चांदी कमाकर कैंटन में उधार पत्रों के बदले कंपनी के प्रतिनिधियों को देने लगे थे। अब जो भी कंपनी के प्रतिनिधि थे उसको कैंटेन में उधार देने लगे थे कि भैया ले जाओ, उधार ले जाओ, काम करेंगे पूरा दे देना मेरे को, और कुछ ब्याज भी वहां पर जोड़ कर देते थे। इस तरीके से अपनी उस चांदी का इस्तेमाल ब्रिटेन के लिए चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत से चांदी लेती थी, उस चांदी का इस्तेमाल चाइना में देता था, चाइना को चांदी दे देता था, और वहां से चाय, रेशम और मिट्टी, चीनी मिट्टी का बर्तन खरीद कर वो ले जाकर ब्रिटेन बेचते थे। देखो यहाँ पर बात क्या थी कि अपनी सारी सामग्री, हिंदुस्तान की सारी सामग्री वो लोग चाइना भेज दिए, ब्रिटेन भेज दिए। हम लोग यहाँ कटोरा लेकर भीख मांगेंगे, सबसे पहले तो इन ब्रिटेनों को खदेड़ दो। आज भी हमारे इलाके में ब्रिटेन वाले लोग हैं। कौन कौन? सत्ताधारी, ये बोलते हैं ना इनको, रूढ़िवादी, सत्ताधारी रूढ़िवादी दल, जो हमें धर्म के नाम पर भड़का देते हैं। धर्म के नाम पर भड़का कर हम लोग गरीब बनैले हैं और अपने इधर उधर कहाँ क्या कर रहे हैं भैया, आप सब जानते हो। हर नेता के बारे में जानते ही हो, और नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, हम बता दिया करेंगे। आप इंद्रजीत स्टडी पॉइंट के बायो में चेक कर लेना, वहां पर एक चैनल है हर्षवर्धन बिहार, वहां पर जाकर देख लो आप। तो ब्रिटेन, भारत और चीन के बीच यह उत्पादों का त्रिकोणीय व्यापार था। त्रिकोणीय कैसे? भारत में अफीम लगाएंगे, यहाँ से खरीदेंगे, बेचेंगे, और फिर चांदी जो मिलेगा चाइना में देंगे। चाइना में जो भी हम सामान लेंगे, चाय, रेशम और मिट्टी का बर्तन, चीनी मिट्टी का बर्तन, उसको हम ब्रिटेन ले जाएंगे। तो 3 देश हो जाता है ना, तो इसलिए इसको त्रिकोणीय व्यापार कहा जाता था।
आप समझ लेना, एग्जाम में पूछे त्रिकोणीय व्यापार किसे कहते थे, तो आप जवाब आराम से दे सकते हो। हिंदुस्तान, चाइना और ब्रिटेन का एग्जाम्पल दे देना उसमें। आगे देखिए, कांग यूवेई, कांग यूवेई और लियांग किचाऊ, ये दो नाम हैं। जैसे किवांग सुधारकों ने व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की जरूरत महसूस की और एक आधुनिक प्रशासकीय व्यवस्था, नई सेना, शिक्षा व्यवस्था के निर्माण के लिए नीतियां बनाई। अलग अलग नीतियां ये लोग बना दिए। साथ ही संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायकों का भी गठन किया। स्थानीय इलाके में कौन विधायक बनेंगे, तब विधायिकाओं का ये लोग गठन कर दिए कि भैया ऐसे ऐसे होगा। आज भी विधायिका का इलेक्शन चाइना में लड़ा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि जब से ये जो नए राष्ट्रपति बने हैं 20 साल में अभी तक इलेक्शन नहीं हुआ है कभी भी। उन्होंने चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने की जरूरत भी महसूस की। उपनिवेशीकरण से बचाओ, बाहर की कंपनी आकर हमारे पास इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसके वजह से हम फिर गुलाम पर जाएंगे। इससे अच्छा है कि बाहर के कंपनियों को पूरे तरीके से रोक दो। इसीलिए भारत ने भी 60 साल तक, 60 नहीं 50 साल तक, तो 50 साल तक बाहरी कंपनियों को पूरे तरीके से बैंड कर दिया था कि तुम नहीं आओगे। आज भी बाहरी कंपनी अगर हिंदुस्तान में उसको इन्वेस्ट करना है तो उसको सबसे पहले भारत में किसी कंपनी को चुनना होगा, तो उसके द्वारा ही वह भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बट कंपनी इन्वॉल्व, इंडियन कंपनी टू इन्वॉल्व इन अदर कंट्री कंपनी। दूसरे कंपनियों को जो विदेशों में है उनको अगर भारत में खोलना है तो हिंदुस्तान के कंपनियों से उनको हाथ मिलाना पड़ेगा और उसी के अनुसार भारत में उनका वर्चस्व कायम हो सकता है। भारत, विदेश से आकर लोग भारत में बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नागरिकता भारत की होनी चाहिए। आप कंपनी भारत में लगा सकते हो, आराम से लगाओ। अब तो ऐसे ही हो गया, डायरेक्ट आओ कंपनी लगाओ, कोई बात नहीं है। तो जो 2011 में जो नया कानून जो पास हुआ था, हाँ शायद 2011 में, और एक 2008 में, तो 2008 में थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत थी, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा प्रॉब्लम साबित हो चुका था ये जो FDI था और ये बोलते नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी वजह से बहुत ठगी होने लगा। तो फिर उसको रोका गया, तो जितने भी इन नेटवर्क मार्केटिंग में थे उनको जेल में भर दिया गया, जाओ भाई जेल खटखड़ाओ, जेल में घूम कर आओ। तो उनको करीब करीब 2 महीने तक जेल हुआ था। उसके बाद 2011 के करीब में एक नया कानून पास हुआ, जिसमें ये हमारा नेटवर्क मार्केटिंग FDI को फिर अच्छे तरीके से उसको लाकर सामने रखा गया। और तब से कंपनियां इतना ज्यादा आने लगी, इतना ज्यादा आने लगी कि एक समय आज है कि हमें हर चीज सस्ता मिल रहा है। जो फोन का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, सपना भी नहीं देखे थे कि वैसा फोन का इस्तेमाल हम 12,000, 13,000, 20,000, 30,000 में कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी खत्म क्वालिटी का मोबाइल 80,000 रुपए का मिलता था। 80,000 रुपए का, आज तो उससे लाख गुना अच्छा मोबाइल हमें 15 से 16,000 के अंदर में मिल जा रहा है। ज्यादा अच्छा लेना है तो 20,000 में जाओ, 30,000 तक जाओगे तो बहुत बढ़िया फोन मिल जाएगा। एप्पल का बात मैं नहीं करता हूँ, जो विदेश, जो अपने भारत में नहीं बनता उस मोबाइल को नहीं खरीदने का। अपने देश में जो बनता है उसको खरीदो, नहीं बनता है भागो, लात मारो उस कंपनी को। ऐसा नहीं कि उनका प्रचार जो है उसको हम ठुकरा रहे हैं। ऐसे मोबाइल अच्छा है लेकिन दाम बहुत ज़्यादा है। मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं मिडिल क्लास के लोग शौक के लिए, दिखावे के लिए वो खरीद लेते हैं। तो उपनिवेश बनाए गए देशों के नकारात्मक उदाहरण ने चीनी विचारकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। जो देश के अंदर में नकारात्मक उदाहरण था, जो चीनी विचारक थे वहां पे, उनके मन पे, उनके विचार में जबरदस्त प्रभाव डाला। कैसे? 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा सर्वाधिक बहुचर्चित उदाहरण था कि 18वीं सदी में पोलैंड का बंटवारा हो गया। अब जब पोलैंड का बंटवारा हो गया तो उसमें बहुत ज्यादा बहस हुआ था। ये उदाहरण भी हमें पढ़ने को मिलता है। यहाँ तक देखा जाए तो 1890 के दशक में पोलैंड शब्द का इस्तेमाल क्रिया के रूप में किया जाता था। क्रिया कौन सा? एक नाम के रूप में किया जाता था। और बोलानु का मतलब एक कोई नाम है, बोलानु,
तो इसका मतलब होता था हमें पोलैंड करने के लिए, हमें पोलैंड करने के लिए, इसका मतलब होता था बोलान उ। तो इतना बड़ा अर्थ इसका हो गया कि हमें पोलैंड करने के लिए। तो शायद भारत का उदाहरण भी सामने था, यहाँ पर भारत का उदाहरण भी सामने दिया जा रहा है। केवल इस शब्द का मतलब बताया है कि हमें पोलैंड करने के लिए, शायद उन देश में भेजने के लिए होगा। अब भारत का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो विचारक लियांग किचाऊ का मानना था कि चीन लोगों में एक राष्ट्र की जागरूकता लाकर ही चीन पश्चिम का विरोध कर पाएगा। अगर अपने अंदर, राष्ट्र के अंदर जागरूकता ला सकता है तो ही जाकर पश्चिम के इलाके में, मतलब एक तरीके से विरोध कर पाएगा पश्चिम के लिए कि नहीं, पश्चिम वालों का हम बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा राष्ट्र अकेला है, हम समझ सकते हैं, हमारे लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। और हमारे बिहार रेजिमेंट के लोग बांसे से मारकर थुथुर फोड़ देते हैं बॉर्डर पे। 1903 में उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं, यहाँ पर समझना, उन्होंने लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी और देश नहीं बल्कि एक कंपनी के हाथों बर्बाद हो गया, जिस कंपनी का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भारत बर्बाद हो गया। नहीं तो भारत इतना समृद्ध था, इतना समृद्ध था कि ऐसे लालची कुत्ते अपने देश को छोड़कर हमारे देश में आ गए। वे ब्रिटेनिया की ताबेदारी करने और अपने लोगों के साथ क्रू होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करते थे। यहाँ पर देखो बात क्या होता था कि उन्होंने, यहाँ पर जो नाम दे रहा है ब्रिटानिया के ताबेदारी, सबसे पहले ब्रिटानिया के ताबेदारी, उसके बारे में अच्छा बोलना और अपने लोगों के साथ क्रू होने के लिए हिंदुस्तानियों की आलोचना करना। मतलब हिंदुस्तानियों की आलोचना कर करके अपने तरफ क्रूर हुए, जिसके वजह से हिंदुस्तान में आए। और हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला आदमी आया था वो सबसे पहले किससे मिला? जो होता है ना साइड का, साइड का मतलब क्या, जो दलाल वगैरह होता है, सब दुश्मन होता है, उससे मिला। तो उसने कहा क्या कि हमको इस राजा को हराना है। अगर हम उस राजा को हरा दिए, हमको सत्ता मिल गया, उसके बाद से आपको हम कंपनी खोलने के लिए जगह देंगे। तो कंपनी वाला राजी, वो कहा कि ठीक है, रुक जा, हम सैनिक लेकर आते हैं। तो सैनिक लेकर आया, ठीक है, उसने तोप, हथियार में बंदूक, बहुत सारे मशीन गन वो लेकर आ गए। राजा से झगड़ा हुआ, राजा को हरा दिया गया। फिर उस पूरे साम्राज्य पर कब्जा वो कर लिया। तो उनको जगह दे दिया गया कि आप यहाँ पर स्वच्छंद अपने मर्जी से आप यहाँ पर शासन कर सकते हैं, इतना इलाके में आपका ही चलेगा, बस जैसा व्यापार करना है करो। उनको लगा लालच, कह रहे हिंदुस्तान का राजा सब इतना बोका है, तुरंत फट से ना बात मान जाता है सब। ये गधवा को नहीं मालूम है कि हम ताकत बढ़ाएंगे तो इनका सर्वनाश खत्म हो जाएगा। लेकिन उन लोगों का दिमाग यहाँ से ही ठीक काम करने लगा। वो लोग सोचे कि चलो कोई बात नहीं, इतना जगह मिला ना, थोड़े दिन में थोड़ा और बाउंड्री कर लेंगे और सिपाही ला देंगे। इसी तरह करते करते बाउंड्री बढ़ाते गए। जिस राजा को उन्होंने जिता कर गद्दी पर बैठाया था, उसी राजा का गला काट दिया। इसीलिए बोलते हैं जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया। फिर उसके बाद से उस राज्य पर कब्जा हो गया। अब छोटा सा राज्य था, तो जो महान राजा था वो क्या बोलेगा, एक सिपाही का टुकड़ी भेजा कि जाओ सबको पीट पाट कराओ। लेकिन जब वो भेजा गया तो हुआ क्या कि उनको मार दिया गया। तो धीरे धीरे कहा कि छोड़ो यार, उनको एक अलग राज्य मिल गया, थोड़ा दिन रहने दो। बस यही सोच थी कि थोड़ा दिन रहने दो, नहीं, जैसे उन लोगों को सत्ता मिली भारत में, तुरंत ही उस पर हमला करना चाहिए। हमला करने के बाद पूरे अच्छे तरीके से महल भी बर्बाद कर दो, सारे सिपाहियों को मार भी दो, जितना बंदरगाह है सारे बंदरगाह पर अपने सिपाहियों को फैला दो कि एक भी बाहरी इंसान भारत में नहीं आना चाहिए। लेकिन सत्ता का लालची राजा, सत्ता के नशे में चूर राजा, ना अपनी प्रजा को देखता, ना अपने जंगलों को देखता, ना बंदरगाहों को देखता, ना ये देखता है क्या जरूरत है हमारे प्रजा को। अब इसीलिए दूसरे देशों के लोग आकर यहाँ पर बसने लगे थे और उनकी तादाद इतनी बढ़ गई कि एक दिन ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पे कब्जा कर ली। अरे भैया, कितना भी लड़ने वाला हो जाएगा, जब लाखों करोड़ों लोग मारने आ गए
तो वो भी जानेगा ना कि कूटनीति क्या होता है। रानी लक्ष्मीबाई को कौन मारा? उन्हीं के इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों को रिश्वत देकर मरवा दिया गया। और नरसिम्हा को कौन मरवाया? जो साउथ में नरसिम्हा हुआ करते थे, नरसिम्हा राजा, नरसिम्हा ज्यादा नाम नहीं याद है मेरे को, तो उनको कौन मारा? उन्हीं के साथ रहने वाले एक मुलाजिम ने मारा ना। मारा क्या? उनको नशीली पदार्थ दे दिया। नहीं तो अंग्रेजों की औकात थी कि उनके हाथ में तलवार है, उनको अरेस्ट कर लेवे, गर्दन काट देता 500 सिपाहियों को तुरंत वो। लेकिन जब अपने लोग बगावत कर देते हैं, अपने लोग गद्दारी कर देते हैं, तो राजा का भी मनोबल वहां पर टूट जाता है। नहीं तो राजा का मनोबल अगर नहीं टूटे ना, तो औकात है किसी को कि हरा के चल जावे, अपने राज्य पर कोई मतलब अधिकार कर लेवे, कभी नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर तर्क क्या दिया गया कि उनके तर्कों ने आम आदमियों को खासा आकर्षित किया कि एक तरीके से अच्छा लगने लगा उन लोगों को, क्योंकि चीनी देखते थे कि ब्रिटानिया चीन के साथ युद्ध में भारतीय जवानों का इस्तेमाल करता है। ब्रिटानिया से जब लड़ाई हुआ था, कहाँ पे? चीन से, तो वो क्या करते थे? भारतीय जवानों का इस्तेमाल करते थे। तो ये देखो यहाँ पर किस तरह का आकर्षक जिंदगी था। और भारतीय जाकर ब्रिटानिया की तरफ से लड़ने लगे चाइना से। और सबसे अधिक कईयों ने यह महसूस कर लिया था कि परंपरागत सोच को बदलने की जरूरत है। अब हमारी जो परंपरागत सोच है उसको बदलो। कन्फ्यूशियसवाद चीन का एक प्रमुख विचारधारा था। क्या होता है यह विचारधारा? कन्फ्यूशियस 551 से लेकर 479 ईसा पूर्व, मतलब आज से करीब 2500 वर्ष पहले की बात यहाँ पर चल रही है। तो 2500 वर्ष पहले उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित हुई थी, जिसका नाम था कन्फ्यूशियसवाद। कन्फ्यूशियस विचारधारा वो आज से 2500 साल पहले उनके दिमाग में आया था। उस समय बौद्ध कोई गया होगा वहां पर, उन लोगों को शिक्षा दिया होगा, उन लोगों को बताया होगा क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा और ज्यादा समझ में आया और उनके अनुयायियों की शिक्षा से विकसित हुई। और इसका दायरा जो था अच्छे व्यापार, दायरा समझ लेना क्या होता है। अच्छे व्यापार, व्यवहारिक समझदारी और उचित सामाजिक संबंधों के सिद्धांत का था। ये कन्फ्यूशियसवाद का मतलब ही था अच्छे व्यवहार हर किसी से, व्यापारिक समझदारी हो, ना उचाव ना झुकाव और ना गलत फहमियां उसमें, और उचित सामाजिक संबंध हो हर किसी से। ये सिद्धांत पर वो लोग आगे चले और इसने चीनियों के जीवन के प्रेरित रवैये को प्रभावित किया और सामाजिक मानक दिए। सामाजिक मानक मतलब सामाजिक एक अच्छा रास्ता दिया सामने चलने का, और चीनी राजनीतिक सोच और संगठनों को आधार दिया। और चीन के जो सोच था, उसका संगठन था, उसको एक अच्छा आधार दिया कि तुम इस रास्ते से चलोगे तो जिंदगी में एक अहम भूमिका निभा पाओगे। चाइना का नाम दुनिया के हर लोगों के जबान पर होगा। आज हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे देश का कोई भी देश, विश्व का कोई भी देश, वो चाइना का नाम नहीं भूल सकता है, क्योंकि चाइना एक ऐसा कंपनी है, समझ लो कि उसको कंपनी ही बोल रहे, देश नहीं बोल रहे अभी, कि चाइना एक ऐसी कंपनी है, ऐसी देश है जिसका सामान विश्व में हर देश में है। ऐसा कोई देश नहीं जिस देश में चाइना का सामान नहीं। कंप्यूटर से लेकर रहने सोने खाने पीने हगने मुतने सबकी बात चाइना। जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए चाइना। आपको बाथरूम में कुछ करना है चाइना, घर में कुछ नया डिजाइनिंग करना है कंप्यूटराइजिंग में चाइना, नेटवर्किंग में, मोबाइल सिस्टम में ले लो चाइना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ भी हो गया चाइना आगे। बाकी सब भी है लेकिन महंगा मिलता है, चाइना वाला माल सस्ता मिलता है। आपको घर के आगे झालर लगाना है, एकदम चाइनीज माल लगाते हो। और बिहार उत्तर प्रदेश वाले को तो राम राज है भैया, उन लोगों को दिक्कत ही नहीं है। कैसे? चाइना से नेपाल माल आ जाता है और नेपाल से स्मगलिंग होकर इधर पटना पहुंच जा रहा है, बिहार पहुंच जा रहा है, और बिहार से लोग आसानी से उसको 10 रुपए 20 रुपए में खरीद लेते हैं और 300-400 में बेच रहे हैं। तो ऐसे काले धंधे जो हो रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए सरकार को एक अहम भूमिका निभानी चाहिए। लेकिन सरकार को क्या पड़ी है भैया, अपना पेट भरता भाड़ में जाए जनता। उसी सोच के आगे चल रहे हैं, यही सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को
नए विषयों में प्रशिक्षित करने के लिए विद्यार्थियों को जापान, ब्रिटेन और फ्रांस में पढ़ने भेजा गया ताकि वे नए विचार सीखकर वापस आए। सरकार ने वहां का भेजा कि भैया जापान जाओ, ब्रिटेन जाओ, फ्रांस जाओ, वहां पर पढ़ो, वहां पर पढ़कर नॉलेज लाओ, नए विचार को सीख कर आओ। और 1890 के दशक में बड़ी तादाद में चीनी विद्यार्थी पढ़ने के लिए जापान गए और वे न केवल नए विचार वापस लेकर आए बल्कि गणतंत्र की स्थापना करने में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई थी। गणतंत्र की स्थापना करने के लिए बहुत बढ़िया भूमिका निभाया था, क्योंकि वो लोग पढ़ कर आए थे, सीख कर आए थे, इसलिए गणतंत्र को स्थापित कर दिया। चूंकि चीनी और जापानी भाषा एक ही चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है, तो चीनी और जापानी भाषा कौन से चित्रलिपि का इस्तेमाल करती है? ऊपर हमने आपको चित्रलिपि के बारे में, मतलब जो जिस लिपि का इस्तेमाल वो लोग करते हैं उसके बारे में हमने बताया है। ठीक है, फिर से बता दूं क्या? यहाँ पर आप सामने देख सकते हो, कांजी लिपि का इस्तेमाल करते थे। जापानियों ने चीनियों से 6ठी शताब्दी में इस भाषा को ले लिया था। ऐसे चाइना में भी कांजी भाषा बोले जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कांजी भाषा बोले जाते हैं, कांजी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। तो लिपि तो कांजी हो गए, लेकिन वहां पर चाइनीज भाषा ही बोले जाते हैं। आराम से लोग चाइनीज भाषा बोल देते हैं, लेकिन चाइनीज भाषा को कांजी लिपि में लिखते हैं। जिस तरह हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, समझ रहे हो ना? तो उनकी भी एक अलग लिपि है। और जापान की हिरागाना और काताकाना, लेकिन इसको भी मिलाकर मुराकाशी लिपि को वो लोग आगे बढ़ाते हैं। मुरासाकी लिपि को वो लोग लिखते हैं और बोलते हैं, जापानी भाषा बोलते हैं। इतना याद रहेगा। कौन भाषा? कांजी लिपि का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। तो एक ही भाषा का वो लोग इस्तेमाल करते थे, इसीलिए उनको कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि कांजी लिपि का ही इस्तेमाल वो लोग कर लिया करते थे। तो चीन ने जापान से न्याय, अधिकार और क्रांति के यूरोपीय विचारों के जापानी अनुभव लिए। जापानी अनुभव किस बारे में लिए? जापान से न्याय, कैसे न्याय दिया जा सकता है, यहाँ पर अधिकार कैसे किया जा सकता है, क्रांति कैसे लाए जा सकते हैं, क्रांति कैसे किया जा सकता है, ये सब अनुभवों को जापान से उन लोगों ने सीखा। यह एक तरीके से पारंपरिक संबंधों का उलट जाना था। जितने भी पारंपरिक संबंध थे उसको उलट जाना ही था, एक तरीके से समझ लेना इतना कि पूरा उसका विपरीत ही वो लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। तो 1905 में रूसी जापानी युद्ध, 1905 में रूस और जापान का युद्ध चालू। एक ऐसा युद्ध जो चीन की जमीन पर और चीनी इलाके पर प्रभुत्व के लिए लड़ा गया था। एक सत्ता के लिए, जमीन के लिए, ताकत के लिए लड़ा गया था। और उसके बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा, यहाँ पर समझना है कि उसके बाद सदियों पुरानी चीनी परीक्षा प्रणाली समाप्त कर दी गई। और जो चीन में परीक्षा प्रणाली जो था उसको सदियों पुरानी थी, बहुत सालों से चलते आ रही थी, उसको समाप्त कर दिया गया, जो प्रत्याशितों को अभिजात सत्ताधारी वर्ग में दाखिला दिलाने का काम करती थी। अब परीक्षा प्रणाली खत्म, डायरेक्ट तुम आओ, डायरेक्ट नौकरी करो और काम करो, ऐसा नियम आ जाता तो कितना मजा आता। आज के जमाने में परीक्षा वरीक्षा कुछ नहीं देना है, स्कूल में पढ़ो, आपका नौकरी हो जाएगा, काम पे लग जाओ। तो यही चीज हुआ था कि सारी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर दिया गया था। उस समय परीक्षा तो लिया ही नहीं जाता था, डायरेक्ट आपकी बहाली हो जाती थी। ऊपर देखा, प्रशिक्षा प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, परीक्षा वाले प्रणाली को पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया था। क्यों? जरूरत था डायरेक्ट बहाली का। तो यहाँ पर देखना, अभिजात सत्ताधारी वर्ग, जो मध्य वर्गीय के लोग होते हैं, नौकरी करते हैं, मंथली इनकम हो जाता है उनका, उन लोगों का बात हो रहा है। तो वर्ग में प्रवेश 1850 तक लगभग 11 लाख, ज्यादातर इम्तिहान के जरिए ही होता था उन लोगों की बहाली। प्रवेश मतलब बहाली उन लोगों का कब होता था? 1850 तक एग्जाम लेकर होता था। और इसमें 8 भाग वाला निबंध निर्धारित पत्र में पाकुवेन, तो पाकुवेन शास्त्रीय चीन में लिखना होता था, मतलब शास्त्रीय चीनी भाषा में ही लिखना होता था यहाँ पर निबंध। तो 8 भाग वाला निबंध उन लोगों को लिखना था केवल। यह परीक्षा विभिन्न स्तरों पर हर 3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी।
3 साल में 2 बार आयोजित की जाती थी कि भैया आओ परीक्षा दो और डायरेक्ट बहाली पाओ। पहले स्तर की परीक्षा में केवल 1 से 2% लोग 24 साल की उम्र तक पास हो जाते थे, चाहे पास हो पाते थे। 24 साल होते होते 1 से 2% लोग उसमें पास होकर चले जाते थे। वे सुंदर प्रतिभा बन जाते थे। एक तरीके से देखो तो सुंदर प्रतिभा बन जाते थे लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पर सुंदर प्रतिभा हटा दिया जाए तो वो बन जाते थे। वन मतलब क्या? जंगल। तो उनके जमाने में वन का मतलब क्या था ये तो वो जाने, लेकिन हम उनको क्या समझते हैं, वे बन जाते थे, सुंदर प्रतिभा बन जाते थे, मतलब अच्छा इंसान बन जाते थे। पढ़ेंगे तो भी अच्छा इंसान बनेंगे, नौकरी मिलेगा तो भी अच्छा इंसान बनेंगे। इस डिग्री से उन्हें निचले कुलीन वर्ग में प्रवेश मिल जाता था। निचला कुलीन वर्ग मतलब क्या होता है? जहां पर लोग थोड़े मोरे पढ़े लिखे और थोड़ा मोड़ा कमाने वाले लोग होते हैं। जैसे में मिडिल क्लास के भी नीचे वाला मिडिल क्लास। 1850 से पहले किसी भी समय 5,26,869 सिविल और 2,12,330 सैन्य प्रांतीय सेंगू हुआन डिग्री वाले लोग पूरे देश में मौजूद थे। मतलब पूरा का पूरा लिया जाए तो 5 और 2 7, तो 7,35,000 के करीब में, तो 7,35 नहीं 37, तो 5,37,38,000 लोग डिग्री वाले थे वहां पर। देश में केवल 27,000 राजकीय पद थे। राजकीय पद में आपका क्या आ जाएगा? सांसद विधायक वगैरह शायद आते होंगे। तो राजकीय पद थे कितना? 27,000। इसलिए कई निचले दर्जे के डिग्री धारकों के पास नौकरी नहीं होती थी। यहाँ पर राजकीय पद का मतलब कि जिसके लिए बहाली निकला हो, तो 27,000 नौकरी था, पद खाली था, लेकिन फॉर्म भरने वाले 7 लाख लोग। मतलब आज से करीबन 1.5 साल पहले भी बेरोजगारी थी, आज 150 साल बाद भी बेरोजगारी है। तो किसी बात का फर्क नहीं पड़ता, मन को संतुष्टि मिलता है, चल भैया इतिहास है अपना वैसा था तो क्या लेना देने का। समझ रहे हो ना? तो निचले डिग्री वाले को कोई भी नौकरी नहीं मिलती थी। यह इम्तिहान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में बाधक का काम करता था। अब देखो जो परीक्षा होता था विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, मतलब समझ रहे हैं आप, साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में बाधा का काम करता था। कैसे? क्योंकि इसमें सिर्फ साहित्यिक कौशल की मांग होती थी, केवल साहित्यिक कौशल। हर चीज क्या पूछा जाएगा? केवल साहित्य से, इतिहास से, भूगोल से, हमारे समाज शास्त्र से, बस उसी से, सामाजिक विज्ञान से ही सवाल पूछे जाते थे। इसलिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यहाँ पर विकास नहीं हो पाया था उतना अच्छा तरीके से। लेकिन फिर उसके लिए भी सवाल उठा, फिर उसके लिए भी बहस हुआ, फिर नया किए। चूंकि यहाँ पर हम बात कर लेंगे तो यह क्लासिक चीनी सीखने के हुनर पर ही आधारित था। चीनी सीखने के हुनर पर ही सब चीज आधारित था, जिसकी आधुनिक विश्व में कोई प्रासंगिक नजर नहीं आती थी। मतलब विश्व में उसके प्रासंगिकता नजर नहीं आती थी। अब कैसे हो वो लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा, इसलिए 1905 में इस प्रणाली को खत्म कर दिया गया। 1905 आते आते ये जो केवल मतलब इतना बहाली उतना बहाली हो जाए केवल आपको थोड़े से पढ़ाई करने के लिए, जिससे हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास न हो, इसी के वजह से 1905 में आते आते ये जो उनका सारा सुविधा जो था वो खत्म कर दिया गया। क्योंकि केवल आर्ट्स पढ़कर हम नौकरी पाते हैं तो बाकी के लोग क्या करेंगे? अचार थोड़े डालेंगे, उनके लिए भी तो कुछ है। और 1905 से पहले देश में इतना ज्यादा ब्रिजेज नहीं थे, लेकिन 1905 के बाद लोहा का ब्रिज, और 1950 के बाद 5 तो हो गया, तो 5 को बगल कर दो, 0 को आगे कर दो, तो 1950 के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, रोड बढ़ा, नए नए टेक्नोलॉजी आए, बहुत बड़े बड़े कंपनी वहां पर इन्वेस्ट कर दिए। आज वहां का हुआंग सियांग जो शहर है, वहां की राजधानी A1 का शहर है। नदी का नदी है, बिल्डिंग का बिल्डिंग है, सफाई का सफाई है, और कितने
बिल्डिंग के ऊपर तो एकदम खुला मैदान है जहां पर लोग खेल कूद सकते हैं। रेस्टोरेंट खुले में है, 20 तला 30 तला ऊपर, 40 मंजिला ऊपर रेस्टोरेंट बना हुआ है, हॉल बना हुआ है, वो लोग बैडमिंटन खेलते हैं। तो बदला है भैया बहुत। और 4-5 घरों को, 4-5 बिल्डिंगों को आपस में जोड़कर एक बड़का ग्राउंड बना दिया गया है। तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी वहां पर है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जुनून चाहिए, इसके लिए बदलाव लाने की ताकत चाहिए, इसके लिए अपना सोच चाहिए कि हम इतना तक बदल सकते हैं, तो आगे आप कर सकते हो। आप नहीं हटोगे तो अगला आकर कैसे बदलाव कर सकता है? आप हटो, नया आएगा, नया विचार के साथ आएगा तो नया कुछ करेगा। अगले भाग में हम गणतंत्र की स्थापना पढ़ेंगे कि गणतंत्र का स्थापना चाइना में कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। ठीक है, आपको जो भी डाउट है आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हियर। आपको कुछ पूछना है वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। जो भी डाउट हो आपको आप मैसेज कर देना, हम उसका मैसेज मतलब जो भी आप कमेंट करोगे ना, तो विद इन 24 आवर में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, 100% गारंटी। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।